आदाब, इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं प्राइम डिबेट। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। मुल्क में कोरोना वायरस का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। अब रोजाना 50,000 से ज्यादा नए मामले सामने आ रहे हैं। मुतासरीन की तादाद 20 लाख को अबूर कर चुकी है, यानी हालात दिन ब दिन संगीन होते जा रहे हैं। इस बीच अब कोरोना पर सियासत भी शुरू हो गई है। सवाल ये उठता है कि कोरोना वबा से क्या मुल्क सही तरीके से लड़ रहा है? खतरा बढ़ रहा है तो क्या तैयारी भी ऐसे ही हो रही है इस खतरे से निपटने के लिए? अगर सरकार कोरोना से मजबूती से मुकाबला कर रही है तो नतीजा सामने क्यों नहीं आ रहा है? आज इसी पर हम बात करेंगे। बहुत खास मेहमान भी मेरे साथ जुड़ेंगे, लेकिन सबसे पहले ये रिपोर्ट देखिए। हिंदुस्तान में कोरोना वायरस का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। अब रोजाना 50,000 से ज्यादा नए मामले सामने आ रहे हैं। मुतासरीन की तादाद 20 लाख को अबूर कर चुकी है। वजारत सेहत की जानिब से जारी ताजा आदादोशुमार के मुताबिक एक ही दिन में पहली बार कोरोना वायरस के केसेस की तादाद बढ़कर 20 लाख से ज्यादा हो गई है और 886 अफराद की हलाकत के साथ ही अमवात की मजमूई तादाद 41,585 हो गई है। वजारत सेहत के मुताबिक शिफायाबी की शरह 67.98% और अमवात की शरह 2.05% तक पहुंच गई है। कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा मुतासिर रियासत महाराष्ट्र है, जहां रोज बरोज मुतासरीन की तादाद में इजाफा होता जा रहा है। महाराष्ट्र में फाल केसेस बढ़कर 1,46,612 और हलाक शुदगान की मजमूई तादाद 16,000 से ज्यादा हो गई है। मुल्क में सबसे ज्यादा फाल केसेस महाराष्ट्र में ही है। आंध्र प्रदेश में कोरोना के बढ़ती तादाद की वजह से फाल केसेस की तादाद 80,000 के पार निकल चुकी है। रियासत में करीब 1800 अफराद लुक़्मे अजल बन चुके हैं, जबकि 1 लाख से ज्यादा अफराद शिफायाब हो चुके हैं। मुल्क की जुनूबी रियासत कर्नाटक में 75,000 से ज्यादा सरगर्म केसेस हैं। हलाकतों की तादाद तकरीबन 3,000 है और रियासत में अब तक 80,000 से ज्यादा अफराद शिफायाब हुए हैं। वहीं तमिलनाडु में कोरोना मुतासरीन की तादाद लगातार बढ़ रही है। रियासत में 2 लाख से ज्यादा अफराद शिफायाब हुए हैं। आबादी के लिहाज से हिंदुस्तान की सबसे बड़ी रियासत उत्तर प्रदेश में भी कोरोना मुतासरीन में लगातार इजाफा हो रहा है। अब यहाँ 40,000 से ज्यादा फाल केसेस हैं और तकरीबन 2,000 अफराद की मौत हो चुकी है। इस बीच मुल्क में कोरोना पर सियासत भी जारी है। मुल्क में कोरोना वायरस इन्फेक्शन के केसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं और मोदी हुकूमत की पॉलिसी पर लगातार सियासत हो रही है। अपोजिशन पार्टी लीडरान पीएम मोदी पर बार बार ये इल्जाम भी आयद करते रहे हैं कि वो अवाम को राम भरोसे छोड़ चुके हैं। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने इस ताल्लुक से एक बार फिर मोदी हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया है। उन्होंने हिंदुस्तान में कोरोना मरीज की तादाद 20 लाख से तजावुज करने के बाद एक ट्वीट किया है, जिसमें लिखा है कि 20 लाख का आंकड़ा पार, गायब है मोदी सरकार। दरअसल राहुल गांधी ने 17 जुलाई को एक ट्वीट करके पेशन गोई की थी कि अगर कोरोना की मौजूदा रफ्तार जारी रही तो 10 अगस्त तक 20 लाख से ज्यादा केसेस हो जाएंगे। ये पेशन गोई सच साबित हुई और 7 अगस्त को ही हिंदुस्तान में कोरोना मरीजों की तादाद 20 लाख से तजावुज कर गई। काबिले जिक्र बात यह है कि इससे कबल 14 जुलाई को किए गए एक ट्वीट में राहुल गांधी ने कहा था कि इस हफ्ते कोरोना मरीजों की तादाद 10 लाख का नंबर पार कर जाएगी और फिर 17 जुलाई को यह नंबर पार कर गया। वाज़ेह है कि राहुल गांधी लगातार कोरोना से मुतालिक मोदी हुकूमत को मशवरे देते रहे और कहते रहे कि इस वबा को रोकने के लिए हुकूमत ठोस और मुनज़्ज़म इक़दाम करे। खैर, वक्त गुजरने के साथ साथ कोरोना का खतरा भी बढ़ रहा है, लेकिन अवाम में पहले जैसा खौफ या डर नहीं दिख रहा है। ऐसे में होशियार रहिए, क्योंकि जब तक वैक्सीन नहीं बन जाती तब तक एहतियात ही कोरोना के खिलाफ सबसे बड़ा हथियार है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। तो कोरोना के मामले 20 लाख के पार और क्या कर रही है सरकार, आज इसी पर हम बात करेंगे। इसके अलावा खतरा दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। अब मुकाबला आखिर कोरोना से किस तरह से किया जाए, क्या कुछ
करने की जरूरत है। आज इसी पर बात करेंगे। बहुत खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत जल्दी अपने मेहमानों का आपसे तारुफ करा देता हूं। मेरे साथ MS कंवर साहब हैं, जो कि रेस्पिरेटरी मेडिसिन एक्सपर्ट हैं और लगातार कोरोना के इस जंग में अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। आगा सुल्तान साहब स्पोक्स पर्सन हैं कांग्रेस कर्नाटक के, आप भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। प्रोफेसर मोहम्मद शमीम साहब हैं, प्रोफेसर रेस्पिरेटरी मेडिसिन अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से आप हैं और कोरोना से ये जंग जीतकर दोबारा से प्रोफेसर शमीम खिदमत अंजाम दे रहे हैं इस फील्ड में। और मेरे साथ डॉक्टर मोहम्मद अब्दुल रफीक साहब हैं, फिजिशियन हैं और इन दिनों टेली मेडिसिन के जरिए लोगों का इलाज कर रहे हैं, खिदमत अंजाम दे रहे हैं। कुछ देर में बीजेपी के लीडर भी हमारे साथ इस डिबेट का हिस्सा होंगे। सभी मेहमानों का बहुत इस्तकबाल, बहुत वेलकम है न्यूज 18 उर्दू में। मैं डॉक्टर MS कंवर साहब आपसे ही शुरुआत करना चाहूंगा कि कोरोना का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। अब हम कोरोना का आंकड़ा 20 लाख के पार कर चुके हैं, यानी खतरा बढ़ता जा रहा है। डॉक्टर साहब, जी बहुत ही अफसोस की बात है, लेकिन ये कुछ आंकड़े ऐसे हैं जो प्रिडिक्ट किए जा रहे थे और जिस तरीके से ये बीमारी फैलती है और जिस तरीके से हमारी पॉपुलेशन है और जिस तरीके से क्लस्टर्स हैं हमारे, जहाँ पे डिस्टेंसिंग नहीं, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं हो सकती, और उसके अलावा ये बीमारी अब विलेजेस में भी फैलना शुरू हो गई है, सिर्फ मेन सिटीज में नहीं रह गई है। और उसके अलावा जो एक मेजर रीजन ये है वो कि लोगों में, जैसे आपने बताया, खौफ कम हो गया है, जिंदगी को नॉर्मल जीने की तमन्ना उठ गई है। जो इतने महीने स्ट्रेस किए हुए थे लोग, अब खुल के सामने आ गए हैं। कुछ परवाह कोरोना की कम हो गई है। इन वजहों से ये बीमारी बड़ी है। इसमें कोई मौसम का इधर उधर कोई और रीजन नहीं है। सरकार की तरफ से कदम तो उठाए जा रहे हैं, लेकिन उनकी इम्प्लीमेंटेशन कितनी इफेक्टिवली हो रही है, ये एक देखने वाली बात है। एंटीबॉडी टेस्ट भी और दूसरे PCR टेस्ट भी काफी ज्यादा तादाद में हो रहे हैं, मतलब कि इतने ज्यादा हो रहे हैं कि बहुत ही कम दुनिया में मुल्क हैं जो ये कह सकते हैं कि हमने एक दिन में इतने टेस्ट किए। लेकिन उसके बावजूद भी ये काबू से बाहर हो रही है। 40 से 50, 50 से 60, 62 हजार तक पर डे, विच इज ए ह्यूज नंबर। बहुत ही चिंता वाली बात, फिक्र वाली बात। बिल्कुल। मैं प्रोफेसर मोहम्मद शमीम साहब आपके पास आना चाहूंगा। आप खुद एक तरह से कोरोना से मुतासिर हुए, ये जंग आपने जीती और दोबारा से आप फील्ड में आ गए हैं और कोरोना के इस जंग में शामिल हैं। डॉक्टर शमीम, मैं ये समझना चाह रहा हूं कि आखिर जिस तरह से केसेस बढ़ रहे हैं, अब इस जंग को लड़ा किस तरह से जाए? आखिर कमी कहां पर रह जा रही है? जो केसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं, हम किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पा रहे हैं। देखिए, जितने जो नंबर ऑफ केसेस, अब हमें ये देखना होगा कि नंबर ऑफ केसेस पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, क्योंकि नंबर ऑफ केसेस तो बढ़ेंगे। अब जिस तरह से लॉकडाउन खुला है, उससे एक स्टीप राइज हुआ है नंबर ऑफ केसेस में। पहले 20,000 था, अब आज जो है 60,000 तक पहुंच गया पर केसेस। हमें इस पर स्ट्रेस देना है कि जो क्रिटिकल पेशेंट जो एडमिट हो रहे हैं वो ट्रीट हो रहे हैं कि नहीं, और जो नंबर ऑफ डेथ, जो मोर्टेलिटी रेट है वो कम हो रही है कि नहीं। अच्छी बात यह है कि हिंदुस्तान में ऑलरेडी 2% है डेथ रेट, जो कि और मुल्कों से बहुत कम है जी। तो ये एक अच्छी बात है और हमें कोशिश अब ये करनी है कि इसको और कम लाना है हमें, क्योंकि हमने अभी पिछले 1.5-2 महीने में जो अपने मेडिकल कॉलेज में अलीगढ़ में भी देख रहे हैं कि मोर्टेलिटी रेट बहुत कम हो गया है। ये एक अच्छी बात है कि मतलब एक पॉजिटिव मतलब आप तरफ हम लोग जा रहे हैं। नंबर ऑफ केसेस तो बढ़ेंगे, क्योंकि जैसे पहले RT-PCR होता था, अब एंटीजन टेस्टिंग होने लगी है। एंटीजन टेस्टिंग घर घर जाके हो रही है, जो हार्डली 10 मिनट्स लगते हैं इसको रिपोर्ट देने में। तो अब नंबर ऑफ टेस्ट बढ़ रहे हैं तो नंबर ऑफ केसेस भी बढ़ेंगे। ये पहले से एक्सपेक्टेड था कि नंबर ऑफ केसेस तो बढ़ने हैं। हमें बस ये देखना है कि जो सिक पेशेंट हैं, जो क्रिटिकल पेशेंट हैं, उनकी मोर्टेलिटी कम से कम हो जाए। तो इसमें हम लोग अच्छा, हिंदुस्तान में अच्छा इसमें इसका ग्राफ जा रहा है अभी तक। लेकिन प्रोफेसर साहब, सवाल ये उठता है कि जब इस तरह से केसेस आते हैं, एक दिन में 50,000, 55, 60,000 केसेस जब आते हैं और लोगों के सामने जब 20 लाख का आंकड़ा आता है, तो डर तो ऐसे ही बढ़ जाता है लोगों में। जी, डर तो बढ़ेगा, लेकिन आप ये देखिए जो 62,000 केसेस आज के डेट में आए हैं, उसमें कितने ऐसे हैं जिनको कोई सिम्टम्स ही नहीं है। 90% केसेस ऐसे होते हैं जिनमें कोई सिम्टम्स नहीं है। मान लीजिए घर में एक कोई पॉजिटिव केस आ गया, उसको एडमिट किया हमने, उस घर में 10 लोग रह रहे हैं, तो उस
बिल्कुल, उनके लिए कोई जरूरत नहीं है। होम क्वारंटाइन, होम आइसोलेशन में रख दिया हमने, उनके लिए कोई जरूरत नहीं है। तो ऐसे तो केसेस, नंबर ऑफ केसेस तो इस वजह से बढ़ रहे हैं क्योंकि अब ये डोर टू डोर टेस्टिंग हो रही है और डोर टू डोर केसेस पॉजिटिव आ रहे हैं, लेकिन उनको कोई सिम्टम नहीं है, एसिम्प्टोमेटिक केसेस हैं ये लोग। इनसे ना कोई मतलब उनको हमें हॉस्पिटल में एडमिट करने की जरूरत नहीं है, उनको घर पे ही हम ट्रीट कर सकते हैं। तो इसमें मतलब घबराने की इतनी पैनिक की बात नहीं है कि आप 62,000 केस अगर हो रहे हैं तो पैनिक की बात नहीं। ये अच्छी बात है कि नंबर ऑफ केसेस ज़्यादा डिटेक्ट हो रहे हैं, हम उनको आइसोलेट कर दे रहे हैं, उनको घरों में, या अगर सिक हो रहे हैं, कुछ सांस की बीमारी हो रही है तो उनको हम हॉस्पिटल में एडमिट कर दे रहे हैं। लेकिन बहुत ज़्यादा पैनिक की जरूरत नहीं है कि 62,000 केसेस की वजह से कुछ बहुत बड़ा मतलब फैल। बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं, सिर्फ एहतियात की जरूरत है, क्योंकि केसेस जिस तरह से डॉक्टर शमीम बता रहे हैं या डॉक्टर कमर ने बताया कि टेस्ट जब बढ़ेंगे, टेस्टिंग बढ़ेगी तो केसेस की तादाद तो बढ़नी ही बढ़नी है। तो तादाद से ना डरा जाए बल्कि एहतियात किया जाए, यही बेहतर होगा। मैं डॉक्टर मोहम्मद अब्दुल रफीक साहब आपके पास आना चाहूंगा। रफीक साहब, आप टेलीमेडिसिन के जरिए लोगों का फ्री में इलाज कर रहे हैं, घर बैठे आप मोबाइल के जरिए या नेट के जरिए लोगों का हालचाल जानते हैं और उनका इलाज कर रहे हैं। क्या कुछ अभी तक का आपका तजुर्बा रहा है, कितना सक्सेसफुल आपका ये तजुर्बा है? जो आज की तारीख पे जो मैं 50 पेशेंट देखा हूँ एक महीने के अंदर जी, और ये पेशेंट्स के अंदर जो है इसके अंदर माइल्ड से मॉडरेट और सीवियर केसेस है। और इसके अंदर मैं ये काम किया करता हूँ कि पहले पेशेंट को जो है ब्रीफ कर देता हूँ कि कोरोना है क्या सिम्टम्स होते हैं और किस तरीके से इसको कंट्रोल करना है। तो उसके अंदर बताया जाता है कि भाई आप जो है ये जो एंट्री पॉइंट है 3 पॉइंट्स होते हैं, अपना ओरल रूट है, नेजल रूट है, आई रूट है, और इसके अंदर वायरस जो है जाके जब आपके नोज में रहता है, थ्रोट में रहता है, तो इसको बहुत ही आसानी के साथ मार दिया जा सकता है वो स्टीम इनहेलेशन से। मेरा तजुर्बा ये बताता है कि भाई 3 अगर आप ले लें 2 से 3 मरतबा ये वायरस मर जाता है। और उसके बाद मैं जो है पेशेंट को बताता हूँ कि भाई आपके पास जो है ज्यादातर इम्यूनो बूस्टिंग ड्रग यूज करना है। और ये जो माइल्ड केसेस होते हैं और एसिम्प्टोमेटिक और माइल्ड सिम्प्टोमेटिक केसेस होते हैं, इनके अंदर 90% केसेस ये इम्यूनो बूस्टिंग ड्रग लेने से और सोशल डिस्टेंसिंग करने से और बेसिक हाइजीन करने से और इसकी वजह से ही जो है काबू में आ जाते हैं। अब थोड़े से केसेस होते हैं, इनको मैं बता देता हूँ कि भाई आपके घर में एक पैरासिटामोल रहना चाहिए, एक थर्मामीटर होना चाहिए, एक जो है आपके स्टीम लेने के लिए एक वेसल चाहिए, और आपके पास जो विटामिन सी है, बी कॉम्प्लेक्स है, फोलिक एसिड है, विटामिन बी है, ये चीजें होनी चाहिए। और उनको मैं जो आज जो ट्रेडिशनल इंडिया का जो रिवाज रही है स्पाइसेस, घरेलू तरीका आप बता देते हैं लोगों को। घरेलू प्लेस ए ग्रेट पार्ट इन घरेलू तरीका भी बताता हूं। उसके अंदर देखा यह गया है कि जब स्पेनिश फ्लू आया था, ऐसे इलाके में जहां पर स्पाइसेस ग्रो होते हैं, एक भी अमवात नहीं हुई थी, जबकि करोड़ों में जो है अमवात हुई थी। तो उस बेसिस के ऊपर आज देखा यह गया है कि इसके अंदर जो है ब्लैक क्यूमिन सीड्स, जिसको कलौंजी कहते हैं, इसका बहुत बड़ा रोल है इम्यून बूस्टिंग एजेंट में। ये SCQ बनती है, वो भी कलौंजी से बनती है। अदरक होती है, सिनेमन होता है, तुलसी का पत्ता होता है, और इसके अंदर जो है आपके जो है 2-4 लौंग भी डाले जाते हैं जी, और अजवान इसके अंदर जो है बॉईल करके इसको काढ़े के शक्ल में लिया जाता है। देखा यह गया है कि इससे काफी इम्यूनिटी बूस्ट होती है। और विटामिन सी का तो रोल पूरे लिटरेचर में लिखा गया है कि भाई 1000 मिलीग्राम अगर विटामिन सी लें, जरूरी नहीं है कि विटामिन सी आप गोलियों की शक्ल में लें। विटामिन सी के जो भी सिट्रस फ्रूट्स होते हैं, ऑरेंज है, फिर लाइम है, इसके जूसेस भी लिए जा सकते हैं। वैसे बी कॉम्प्लेक्स, जिंक का बहुत बड़ा रोल है इसके अंदर कंट्रोल करने में। तो विटामिन सी, बी कॉम्प्लेक्स विद जिंक दिया जाता है उनको, और उसके साथ जो है ये विटामिन डी भी दी जाती है, और फोलिक एसिड दी जाती है। इसका भी रोल होता है इसको जो है कंट्रोल करने के अंदर, बूस्ट करने के अंदर इम्यून। और जो है हल्दी
होती है मिल्क के अंदर मिला के देते हैं। इसके वजह से जो है इम्यूनिटी बूस्ट होती है, ये एक पहलू है। और उसके साथ जो भी नॉर्म्स बताए गए हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के और जो है हमारे मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के और हमारे आदरणीय प्राइम मिनिस्टर साहब भी बताते हैं कि भाई सोशल डिस्टेंसिंग, फिजिकल डिस्टेंसिंग रखना चाहिए। हर वो स्पीच के अंदर हर एक वक्त पे बताया जाता है, यानी लोग एहतियात बरतें और जो घरेलू नुस्खे अगर उस पर भी अमल किया जाए तो इससे एक तरह से बचा जा सकता है। एहतियात तो शर्त है ही है, लेकिन जो घरेलू नुस्खे डॉक्टर साहब यहाँ पर बता रहे हैं अगर उन पर भी अमल किया जाए तो बहुत हद तक बचा भी जा सकता है और जो अपनी इम्यूनिटी पावर है उसे भी बढ़ाया जा सकता है। मेरे साथ बीजेपी के लीडर शिवम त्यागी जी भी जुड़ चुके हैं। शिवम, आपका भी बहुत इस्तकबाल है न्यूज़ 18 उर्दू में। मैं आगा सुल्तान साहब आपके पास आना चाहूंगा। आगा सुल्तान साहब, मुल्क में हम देख रहे हैं कि लगातार बड़ी तेजी से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। 20 लाख हमने क्रॉस कर लिए हैं। मतलब ये आंकड़ा तो एक डरावना हाई है, लेकिन डॉक्टर साहब जो यहां पर माहिरीन जो एक्सपर्ट्स बैठे हुए हैं उनका मानना है कि इस आंकड़े से नहीं डरना चाहिए बल्कि एहतियात करना चाहिए। क्यों मैं थोड़ा सा सियासी पहलू में आ रहा हूं, सियासत की तरफ आ रहा हूं। आगा सुल्तान साहब, क्या आपको लगता है कि ये आंकड़े जो लगातार बढ़ रहे हैं, कोरोना का खतरा जो इतनी तेजी से बढ़ रहा है, क्या इसमें सरकार की तरफ से कहीं कोई कमी रह जाती है? देखिए, ये महामारी जो हुई है इसको हम पॉलिटिकल एंगल में नहीं देखना चाहिए जी। नंबर 1, डे 1 से जब ये WHO ने पैंडेमिक डिक्लेयर की, हमारे प्रधानमंत्री ये काम करना चाहिए था, पूरे पॉलिटिकल पार्टीज को साथ में लेकर इस चीज को लड़ना था। देखिए, राहुल गांधी जी जनवरी फरवरी में जब ये दिसंबर से ही शुरू हुआ है, उन्होंने जो भी ट्वीट की, जो भी बयानें दी, वो सब आज तक सही निकला है। ये क्यों हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट पूरे पॉलिटिकल पार्टीज को कॉन्फिडेंस में लेकर क्यों नहीं इसको लड़ा? जब लॉकडाउन अनाउंस किए उन्होंने, अनप्लान्ड था, टोटली अनप्लान्ड लॉकडाउन था। आप जानते हैं, मैं लास्ट डिबेट में भी कहा, जो माइग्रेंट लेबर ने सफर की थी ये चीज। देखिए, बेसिकली दिस इज मैनेजमेंट ऑफ द डिजीज। इसके 2 पार्ट्स होते हैं, एक प्री इन्फेक्शन, 2 पोस्ट इन्फेक्शन। अब प्री इन्फेक्शन में क्या है? स्ट्रिक्ट एनफोर्समेंट ऑफ द डिसिप्लिन। जो भी गवर्नमेंट नॉर्म से मास्क हो या सोशल डिस्टेंसिंग हो, यू शुड बी वेरी स्ट्रिक्ट ऑन दिस। एंड देन पोस्ट इन्फेक्शन में क्या है? क्रिएशन ऑफ द अटमोस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर। अब इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस बहुत खराब है। आप हम टीवी में देखते हैं, पेपर में पढ़ते हैं कि इतना खर्च हुआ, उतना खर्च हुआ। जब हम आई एम एट द ग्राउंड लेवल में जब हम जाते हैं, कुछ नहीं दिखाई देता। सी, द गवर्नमेंट शुड हैव इन्वॉल्व ऑल द एनजीओस, टोटल एनजीओस को इन्वॉल्व करके, ये कम्युनिटी प्रोजेक्ट करके, रेसिडेंट वेलफेयर एसोसिएशंस को साथ में लेकर इसको लड़ना चाहिए था। पूरे पॉलिटिकल पार्टीज को लेकर इसको लड़ना चाहिए था। ये नहीं हुआ है। एंड प्राइम मिनिस्टर केयर्स फंड में जो भी कॉर्पोरेट ने दिए हैं, वो इट्स अ ह्यूज अमाउंट। वेयर इज इट गोइंग? हम बस सुनते हैं मगर दिखाई नहीं देता ग्राउंड लेवल में। आई थिंक द गवर्नमेंट हैज फेल्ड मिजरेबली इन कंटेनिंग दिस डिजीज। अभी भी टाइम है। सेंट्रल गवर्नमेंट शुड टेक ऑल द पार्टीज, पूरे कांग्रेस को सरकार के काम पर शक है करके, ये सरकार के काम पर शक है आप लोगों को? 100% बिल्कुल शक है। और राहुल गांधी भी जो बयान देते आ रहे हैं जनवरी से आज तक, बिल्कुल सही कहा है उन्होंने। ठीक है, मैं शिवम त्यागी मेरे साथ जुड़े हुए बीजेपी से, उनसे जवाब ले लेता हूं। शिवम, अपोजिशन को तो और खासतौर से कांग्रेस को आपने सुना कि उन्हें सरकार के काम पर शक है और कहीं ना कहीं कमियां रह गई जिसकी वजह से केसेस बढ़ रहे हैं, ये अपोजिशन का कहना है। राहुल गांधी का ट्वीट आप देख लीजिए, उन्होंने कहा कि बहुत पहले उन्होंने भविष्यवाणी की थी, पेशन गोई की थी कि 10 अगस्त तक हिंदुस्तान में 20 लाख केसेस होंगे कोरोना के, लेकिन वो उससे पहले ही 10 अगस्त आने से पहले ही वो जो टारगेट था एक तरह से क्रॉस हो गया, जो चीज राहुल गांधी ने कही थी।
देखिए, मैं कहता हूं सबसे पहले तो कि राहुल गांधी जी जितने जो दूरदर्शी नेता हैं इस पूरी दुनिया में, सबके पास होते तो चीजें शायद इतनी बुरे हालात नहीं होते। दूसरी चीज, जहां तक बात इन्होंने कहा कि भाई हम गवर्नमेंट से सैटिस्फाई नहीं है या गवर्नमेंट के जो डिसीजन रहे हैं वो मिजरेबली बुरी तरह से फेल हुए हैं। और तीसरा इन्होंने चार्ज जो लगाया वो ये कि भाई आपने विपक्ष को साथ नहीं लिया, तमाम पार्टीज को आपको साथ लेकर चलना चाहिए था, तो चीजें यहां पर नहीं होती। मैं आपको बताना चाहता हूं, हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि किसी प्राइम मिनिस्टर ने देश के सारे चीफ मिनिस्टर्स से मिलकर 42 दिन के अंदर अंदर 5 बार बात की। आप किस पार्टी की बात कर रहे हैं? कहते हैं कि नहीं बात की, मुझे समझ में नहीं आता। उसमें आपके भी चीफ मिनिस्टर, लेकिन मोदी जी ने पहली बार मोदी जी ने सिर्फ 21 दिन मांगे थे हिंदुस्तान के लोगों से, सिर्फ उन्होंने कहा था 21 दिन अपने दे दीजिए। देखिए, मैं आपको सिर्फ अबू भाई एक चीज कहना चाहता हूं, मेरी और आपकी उम्र में तो ये पेंडेमिक इससे पहले कभी आया नहीं। बिल्कुल 100 साल में एक बार रिपीट होता है, ये तो आप मानते हैं। और ये आप मानते हैं कि 100 साल के तो नरेंद्र मोदी जी भी नहीं है, लेकिन ट्रैक रिकॉर्ड्स के हिसाब से अगर आप पूरी दुनिया की स्ट्रैटेजी उठाकर देखें तो सबको कहीं ना कहीं एक उम्मीद थी कि अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं वैक्सीन शायद डेवलप हो जाएगा, किसी कंट्री का वैक्सीन आएगा, या फिर कोरोना की स्ट्रेंथ क्या रहेगी वो शायद पता चलेगा। आपको खुद याद होगा कि पूरी दुनिया की मीडिया ने, इंक्लूडिंग WHO ने, शुरुआत में तो ये कह दिया था कि डिजीज इतनी हार्मफुल है ही नहीं। धीरे धीरे स्टेटमेंट्स बदलती गई, फिर बात ये आई कि ये कम्युनिटी स्प्रेड नहीं होता, उसके बाद भी बात स्टेटमेंट। आप एक चीज देखिए, जब आप एक ऐसी सिचुएशन से डील कर रहे हो जो 100 साल में सिर्फ एक बार आती है, तो आप यकीन मानिए उसको मेंटेन करने का, उसको पूरी तरह से कंट्रोल करने का, मैनेजमेंट का किसी के पास भी फुल प्रूफ फॉर्मूला नहीं होता। यूनाइटेड स्टेट्स जैसे देश जो दुनिया में सबसे बेहतरीन हेल्थ केयर रखते हैं, वो भी किस तरह से उसके सामने असहाय नजर आए हमने देखा। वहां पर तो पैसे की कोई कमी नहीं है, वहां पर तो फैसिलिटीज की भी कोई कमी नहीं है। उनकी जनता भी टोटल यूपी से अगर हम बात करें थोड़ी सी ज्यादा है, लेकिन बावजूद उसके मिजरेबली क्या हाल हुआ उनका आपने देखा होगा। आज अगर हम डेथ रेट में इतने कम हैं तो वो किसकी वजह से है? आप उसको कह दोगे कि वो डिजीज की वजह से। क्यों? सरकार का कोई रोल नहीं है इसमें। अगर आप बात, और मैं इसमें कांग्रेस और बीजेपी नहीं करना चाहता, मुझसे पहले जो स्पीकर है उन्होंने ना कहते हुए भी बहुत सारी चीजें कही और इसको पॉलिटिसाइज कर दिया और बाद में ये बोला कि पॉलिटिकल नहीं होना चाहिए। साहब, जब राजस्थान ने अच्छा किया, मेरे देश के प्रधानमंत्री ने खुद खड़े होकर कहा कि राजस्थान के जो चीफ मिनिस्टर है बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। क्या आप इसको भी पॉलिटिकल एंगल से देखते हैं? और दूसरी बात, अगर हम आज बात करें मोर्टेलिटी रेट की, अगर हम आज बात करें डेथ रेट की, अगर आज हम बात करें रिकवरी रेट की, दुनिया में करीब करीब सभी बड़ी मुल्कों से बेहतर है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि नंबर ऑफ कोविड पेशेंट्स बहुत तेजी के साथ बढ़ रहा है, कोई दो राय नहीं है इस बात में। लेकिन उसके साथ साथ आप देखिए ना, हम कहां पर थे? हम पीपीई किट में कहां पर थे? कहीं भी नहीं थे। 0 पीपीई किट बनाते थे, आज हम 5 लाख बनाते हैं पर डे। सब 4,76,000 डेली किट्स बनती हैं। आप कहते हैं कि आपको तो पता ही नहीं कि इन सारी चीजों के बीच शिवम अब कहीं नतीजे पर भी अब पहुंचना होगा, अब इस पर एक काबू पाना होगा, अब नतीजे पर भी पहुंचना होगा, अब इसके बारे में सोचना है। जाहिर सी बात है कि पॉलिटिक्स और सियासत ना हो, यह इशू ऐसा नहीं है। अगर अभी हम चूक गए, अभी भी वक्त है, अगर अभी भी हम इस पर पॉलिटिक्स और सियासत करते रहे तो शायद हाथ से वक्त निकल जाएगा। मैं डॉक्टर MS कंवर साहब आपके पास आना चाहूंगा। कंवर साहब, डिबेट के शुरू में आपने एक चीज कही थी कि अब कोरोना वायरस जो है वो शहरों से गांव की तरफ बढ़ रहा है और ये बहुत डेंजर होने वाला है, ये अलार्मिंग है। जी, ये क्योंकि ज़्यादा पॉपुलेशन हमारी अभी भी जो सबर्बन और विलेजेस में रहती है, तो ऑब्वियसली द नंबर्स आर ग्रेटर देयर। तो अगर वहाँ पे हमारे जो कंटेनमेंट जोन्स जिस तरीके से बनाए जाते हैं, या जो क्वारंटीन या टेस्टिंग, आइसोलेशन, ये फैसिलिटीज वहाँ कितनी होंगी, कितनी कारगर होंगी, ये अभी कहना मुश्किल है। और आई होप के सारी स्टेट्स इसमें बड़ा मुस्तैदी से काम कर रही हैं, क्योंकि अगर वो नहीं कर पाई तो ये वहाँ पे संभालना मुश्किल हो जाएगा। हालांकि गांव में इतना क्राउडिंग नहीं होती जैसे शहरों में क्लस्टर्स में या जैसे स्लम्स में होता है, ऐसा गांव में देखने को नहीं मिलता। पर फिर भी अगर वहाँ पे उतनी उनको अवेयरनेस नहीं होगी तो वो एक दूसरे को फिर भी इन्फेक्ट कर देंगे। और अगर आप शहर से बाहर भी जाएं तो देखने को ये मिलता है, अगर आप ड्राइव थोड़ा सा भी बाहर करें तो ऐसा लगता है कि यहाँ पे किसी को कोरोना का परवाह ही नहीं है। आपको लगेगा कि 10 में से 6 आदमी 7 आदमी मास्क नहीं पहने हुए हैं। अगर 6-7 आदमी 10 में से मास्क नहीं पहने हुए हैं, दिल्ली से बाहर निकलो तो
तो अब सूरत हाल वैसे ही होगी इंटीरियर्स गांव में भी। तो ये एक खतरे वाली बात है कि वहां पे कंटेन करना रिलेटिवली मुश्किल हो जाएगा। डिजीज अनप्रिडिक्टेबल है, लेकिन ये जरूर प्रिडिक्टेबल है कि अगर आप ये 3 जो मेन चीजें हैं, डिस्टेंसिंग, क्लीनलीनेस, हैंड हाइजीन और मास्क, ये 3 चीजें अगर नहीं करोगे तो आप कहीं भी दुनिया में हो आप बचोगे नहीं अगर आप मिक्सअप इजीली हो रहे हो, जैसे कि अब शहरों में भी शुरू हो गया। या बिल्कुल। मैं प्रोफेसर शमीम आपके पास आना चाहूंगा। शमीम साहब, लोगों में शुरू में हमने देखा कि काफी डर था कोरोना को लेकर, घरों से नहीं निकल रहे थे, लोग मार्केट नहीं जा रहे थे, जो इबादत गाहें, मंदिर, मस्जिद की, गिरजा की हम बात करें तो वहां पर लोग नहीं जाते थे। लेकिन क्या अब आपको नहीं लग रहा है कि लोगों में अब एक डर कम हुआ है, खौफ कम हुआ है, लोग मार्केट भी जा रहे हैं, लोग एक दूसरे से मिल भी रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं एक तरह से बहुत डरावना कदम है लोगों का। ये चीज अभी भी लोगों को समझना चाहिए कि कोरोना का खतरा कम नहीं हुआ है। नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि क्योंकि अभी भी हम देख रहे हैं कि मार्केट्स में वैसे ही भीड़ शुरू हो गई है जैसा पहले लॉकडाउन से पहले हुआ करती थी जी। बिना मास्क पहने हुए, बिना फिजिकल डिस्टेंसिंग किए हुए। अच्छा, दूसरी चीज सबसे बड़ी प्रॉब्लम हम लोग ये फेस कर रहे हैं कि पेशेंट निकल के घर से नहीं आ रहे हैं। जैसे कोई किसी को सिम्टम हो रहे हैं कोविड के, अगर वो फोन पे तो बात कर लेंगे कि डॉक्टर साहब बुखार आ रहा है, खांसी आ रही है, सांस में तकलीफ है, अगर आप उससे कहें कि आके कोविड टेस्ट करवा लिए तो वो निकल के नहीं आ रहे हैं, टेस्ट करवाने नहीं निकल रहे हैं। लेकिन मार्केट में जाना है तो मार्केट में जा रहे हैं बिना मास्क के, बिना किसी प्रिकॉशन लिए हुए। तो एक तो ये एजुकेशन की बहुत जरूरत है पेशेंट्स के लिए, खासकर जो गाँव में रहते हैं, जो जैसा कि अभी उन्होंने बताया कि गांव देहात में जिनको अभी एजुकेशन, उन्हें ये लगता है कि अगर मैं पॉजिटिव आ गया तो मेरे घर वालों को उठा ले जाएंगे, क्वारंटाइन में डाल देंगे। अगर ये हो भी रहा है तो ये उनके भले के लिए हो रहा है। अगर उनको क्वारंटाइन में डाल रहे हैं, उनको हॉस्पिटल में एडमिट कर रहे हैं, तो ये उनके भले के लिए है। बिल्कुल। तो इस तरह की एजुकेशन कुछ थोड़ा सा देना पड़ेगा, खासकर जो लोग अनएजुकेटेड हैं, ताकि वो निकल के आए, अपनी जांच करवाएं, ताकि खुद भी बचें और अपने परिवार वालों को भी बचाएं। बिल्कुल, जाहिर सी बात है कि एहतियात, अभी भी एहतियात ही जो है वही कोरोना के खिलाफ सबसे अहम हथियार है, क्योंकि अभी कोई दवा, कोई वैक्सीन नहीं बनी है। ऐसे में जितना ज्यादा एहतियात किया जाए वही सबसे मुफीद होगा कोरोना के खिलाफ। छोटा सा ब्रेक लेंगे, लेकिन जिस तरह से कोरोना का यह खतरा बढ़ रहा है, ऐसे में यह जंग अब आगे किस तरह से लड़ी जाएगी, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। तमाम मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं, फौरन हाजिर होते हैं। आपने अभी तक Amazon.in पर लॉगिन नहीं किया है तो जल्दी लॉगिन कीजिए ताकि देर ना हो जाए और आप सस्ते में ब्रांडेड सामान खरीदने से चूक ना जाएं, क्योंकि Amazon पर सेल शुरू हो चुकी है जिसमें 300 से अधिक ब्रांडेड प्रोडक्ट्स पर बम्पर सेल चल रही है। Amazon Prime Day अब लाइव है। ग्रेट डील्स और डिस्काउंट मोबाइल, लैपटॉप, कैमरा, लेटेस्ट फैशन पर। तो लॉग ऑन करें Amazon.in पर और अभी शॉपिंग शुरू करें। तो मुल्क में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। 20 लाख का आंकड़ा मुल्क में कोरोना का पार हो चुका है। लोगों में एक डर और खौफ है और लोगों में यही सवाल है कि आखिर ये वबा खत्म कब होगी, कोरोना का आखिर खात्मा कैसा होगा। आज इसी चीज को हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। प्राइम डिबेट में बहुत खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। मैं ब्रेक के बाद डॉक्टर मोहम्मद अब्दुल रफीक साहब आपके पास आना चाहूंगा। सर, टेलीमेडिसिन के जरिए आप लोगों का इलाज जरूर कर रहे हैं, लेकिन जो बात ब्रेक पर जाने से पहले प्रोफेसर शमीम कह रहे थे कि लोग डर रहे हैं, घरों से निकल नहीं रहे, जिन्हें फीवर है, बुखार है, नज़ला या जुकाम है, वो लोग छुपाते हैं जो चीजें उनके अंदर होती, जो बीमारी होती है। क्या आपको लगता है कि ऐसे लोगों को निकल कर आना चाहिए और कोरोना का टेस्ट जरूर कराना चाहिए ताकि सिरे से इसका खात्मा किया जा सके? आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं कि ये तो बेसिक चीजें हैं जो आज हमारा मीडिया, प्रिंट मीडिया और पेपर्स और एनजीओज और हमारे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, गवर्नमेंट सारा बता रही है कि भाई आप इसके साथ एहतियात कीजिए, फिजिकल डिस्टेंसिंग कीजिए, सोशल डिस्टेंसिंग रखिए, मास्क पहनिए, ये तो सारी चीजें हैं। मेरे यहाँ पर आज जो अवेयरनेस की जरूरत है, कहाँ चूक हो रही है, इसके सिम्टम्स बहुत ही वेग होते हैं। जैसा मलेरिया के अंदर अगर आप देखेंगे तो उनको जो है शिवरिंग आती है, अगर टाइफाइड में देखें तो बहुत हाई फीवर होता है, इसके अंदर माइल्ड फीवर आएगा, पहली अलामत, और बॉडी एक होगा,
और सूंघने की सलाहियत चली जाएगी और जो है आपका टेस्ट चले जाएगा और इसके अंदर डायरिया भी होता है। अलग अलग प्रेजेंटेशन है। जब ये आते हैं अलामतें तो मामूली सी एक पैरासिटामोल लेके लोग जो है उससे इत्मीनान होते हैं कि भाई अरे मैं कल भीग गया था, परसों फ्लू हो गया था, ऐसा हो गया था, बहाने बनाते। वो एक वक्त ऐसा होता है, अगर वहां से मेरे तजुर्बे में मेरे जो अभी इतने लोगों से जो क्यूर हुए हैं कि अगर स्टीम इनहेलेशन स्टार्ट कर दें वहां से तो वायरस जो है 24 to 48 आवर्स नाक और हलक में रहता है। आज भी आप देखिए जो कोरोना का टेस्ट करवाते हैं नाक और हलक से लेते हैं। अगर ये वायरस को जो है स्टीम दी जाए तो 99% वायरल लोड खत्म होता है। ये पक्की बात है। सेकंड चीज ये है कि आप जो है गार्गलिंग करें, गरगरा करें बीटाडीन से या नमक से करें। थर्ड चीज जो है जैसा मैंने अभी बताया था इम्यूनिटी बूस्टर्स ले लें, उसके अंदर विटामिन सी का बहुत बड़ा रोल है और फोलिक एसिड का रोल है, बी कॉम्प्लेक्स विद जिंक का रोल है, विटामिन डी का रोल है। ये अगर लेते रहें मेरे तजुर्बे में और जितने भी घर वाले हैं उनको अगर हम हेल्थ एजुकेशन दे दें, सारों को ये करने के लिए बता दें, यकीन कीजिए इब्तिदा ही में वायरस खत्म हो जाएगा। इसको सेकंड स्टेज में आने की जरूरत ही नहीं है। कहां पर तकलीफ होती है, लोग पैनाडोल खा के भूल जाते हैं, 8 दिन के बाद में सीने में तकलीफ होती है, सांस लेने में तकलीफ होती है और जब जो है डॉक्टर के पास जाते हैं। मैं आज आपके इस चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि हर घर में आज पल्स ऑक्सीमीटर ले लें, एक थर्मामीटर रख लें और जो है स्पायरोमीटर रखें और जो है छोटे से बेसिक जो चीजें हैं विटामिन सी, फोलिक एसिड ये रख लें ताकि आप 90% जो माइल्ड सिम्टम्स है या एसिम्टोमेटिक पेशेंट्स है इनको हम घर ही में ट्रीट कर सकते हैं। और क्या हो रहा है, हम एक आदमी पॉजिटिव है घर में तो हम समझ रहे हैं कि भाई एक पॉजिटिव है, एक आदमी दूसरे कमरे में रह रहा है, कोई इधर रह रहा है, ऑलरेडी वो लोग इन्फेक्टेड हो गए हैं। मैं साथ ही उनके एक घर में 10 आदमी रहते हैं तो 10 के लिए भी मैं अलग हिदायत देता हूं, भाई आप स्टीम इनहेलेशन लीजिए, गार्गलिंग कीजिए, विटामिन सी लीजिए, फोलिक एसिड लीजिए, आप जो है सोशल डिस्टेंसिंग लीजिए और जो है आप मास्क पहनिए। इससे छोटी घरेलू एक तरह से नुस्खा है कि अगर लोग इसके करते रहे तो खतरा कहीं ना कहीं कम हो जाएगा। 1 से 2 खतरा पूरे तौर से तो नहीं टलेगा लेकिन खतरा कम हो सकता है। बिल्कुल, हाँ, मुतासिर नहीं हो रहा है। बिल्कुल। मैं आगा सुल्तान साहब आपके पास आना चाहूंगा। आगा सुल्तान साहब, अपोजिशन को और खासतौर से कांग्रेस को यह क्यों लगता है कि कोरोना का जिक्र ज्यादा हो रहा है, कोरोना की बातें ज्यादा हो रही हैं लेकिन कोरोना की फिक्र बहुत कम है, कोरोना पर काम नहीं किया जा रहा, आखिर ऐसा क्यों लग रहा है? मैं एक मशवरा देना चाहता हूं, एक जॉइंट एक्शन कमेटी बनाई जाए जहां पे पूरे पॉलिटिकल पार्टीज, गुलाम नबी आजाद साहब ने बहुत पहले इसके बारे में कहा था जी, एक रोड मैप करें। जी नहीं, ऑल देखिए हिंदुस्तान सिर्फ एक पार्टी का नहीं है। हाँ, बीजेपी एनडीए इज रूलिंग, गुड, नो प्रॉब्लम, मगर उनको चाहिए था कि ये हिंदुस्तान सब लोगों का है, ये पैंडेमिक हर इंसान को इफेक्ट कर रही है, तो एक जॉइंट एक्शन कमेटी बनाएं, उनसे मशवरा लें और रोड मैप करें कि अभी भी देर नहीं हुआ है, अभी भी हो सकता है, क्योंकि जो भी साइंटिफिक रिपोर्ट्स हैं वो कहते हैं कि सेकेंड वेव भी आएगा। सो ये अभी भी हम फर्स्ट वेव में हैं, अभी भी हमारी कर्व फ्लैटन नहीं हुई है। एक दो, अब मैनेजिंग द डिजीज बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने पहले ही कहा, देखिए यू हैव टू प्रोटेक्ट एंड एम्पावर द डॉक्टर्स और पैरामेडिक्स, जो भी फ्रंटलाइन वॉरियर्स हैं उनको हम प्रोटेक्टिव गियर दें, उनकी सैलरीज इंसेंटिव दें, और कई जगह सैलरीज नहीं दी है, सैलरीज भी टाइम पे दी जाए और उनका इंश्योरेंस भी किया जाए। पूरी हिंदुस्तान में जो हेल्थ वर्कर्स हैं, पैरामेडिक्स, डॉक्टर्स को इंश्योरेंस किया जाए और ऐसे स्कीम्स आना चाहिए जिसमें एडमिट होने से बिलो पॉवर्टी लाइन का बिल टोटली माफ होना चाहिए। ये नहीं हुआ है ना, ये करना चाहिए, दिस हैज नॉट बीन डन। तो इसलिए अभी भी हो सकता है, इसको हम पूरे पॉलिटिकल पार्टीज मिलकर रूलिंग पार्टी के साथ इस पैंडेमिक को लड़ेंगे तो इंशाल्लाह ये वी विल बी सक्सेसफुल और हमारा कर्व फ्लैटन होएगा। बिल्कुल, मेरी अपील है ये,
लेट अस नॉट, हमारे बीजेपी की जो स्पोक्स पर्सन थे उन्होंने कहा पॉलिटिक्स, नो आई एम नॉट प्लेइंग पॉलिटिक्स, प्लीज लेट अस ऑल ज्वाइन टुगेदर एंड फाइट दिस वायरस, दिस इज माई अपील। अभी भी टाइम है, बिल्कुल, लेट्स फॉरगेट पॉलिटिसाइजिंग एवरी ईच अदर। बिल्कुल जाहिर सी बात है कि ये ऐसी लड़ाई है, ये ऐसी जंग है कि अगर हम अलग अलग लड़ेंगे तो इसे जीत नहीं सकते हैं। इसके लिए हमें यूनाइट होना पड़ेगा, मुत्तहिद होना पड़ेगा, एक होना पड़ेगा, तभी हम इसे शिकस्त दे सकते हैं। मैं शिवम आपके पास आना चाहूंगा। शिवम, ये तो सच्चाई है कि सरकार जिस तरह से पहले इसे लेकर एक तरह से मजबूती से खड़ी हुई थी और लड़ रही थी, अब उसमें थोड़ी सी कमियां देखी जा रही हैं। अभी आप देख लीजिए कि भूमि पूजन में किस तरह से भूमि पूजन हुआ और उसके बाद किस तरह से जश्न मनाया गया। कहीं ना कहीं जो एहतियात है उस एहतियात को एक तरह से ताक पर रख दिया गया। आप खुद इस दौरान अयोध्या का दौरा करके लौटे हैं, तो कहीं ना कहीं जो एक एहतियात थी उसकी अब लोगों में अब वो डर नहीं रह गया है। शिवम, देखिए, सबसे पहले तो मैं अबू भाई आपको एक चीज कहना चाहता हूं कि डर नहीं होना चाहिए। मैं खुद कहता हूं आपको, आपके चैनल पर बैठकर, डर वाकई नहीं होना चाहिए, प्रिकॉशंस होनी चाहिए जो जरूरी है। डर जो था, जिसकी वजह से आपने देखा आपने कहा कि शुरुआत में चीजों में बहुत सख्ती थी, लेकिन उसके बाद भी क्या हमारी कांग्रेस ने उस बात को अपलॉड किया? उन्होंने कहा तो ये तो एकदम लॉकडाउन तो कोई सोल्यूशन ही नहीं है। पहले दिन से राहुल गांधी कहते हैं कि व्हेन यू लॉक योरसेल्फ इन, डिजीज विल बी लॉक्ड इन, व्हेन यू लॉक योरसेल्फ आउट, डिजीज विल बी लॉक्ड आउट। उन्होंने तब भी उस चीज को नहीं कहा कि हाँ ये एक वेलकमिंग कदम है, तब ये कहते थे। आज आप ये कहते हैं कि पहले तो सख्ती थी, उस टाइम पे उसको भी क्रिटिसाइज किया, लेकिन अब कहते हैं कि पहले तो सख्ती थी, अब सख्ती नहीं है, आप भूमि पूजन से आए हैं। मैं आपको एक चीज कहना चाहता हूं, जब आप एक पेंडेमिक के बीच में होते हैं तो सबसे गवर्नमेंट की अपनी जिम्मेदारी है, बिल्कुल पूरी होनी चाहिए, कोई दो राय नहीं है। कहीं ना कहीं अवेयरनेस होना बेहद जरूरी है और आपको प्रिकॉशनरी मेजर्स को साथ रखना पड़ेगा। अगर आप डरेंगे तो कहीं ना कहीं चीजें बहुत प्रॉब्लमैटिक हो जाएंगी। जिस तरह से हमने लॉकडाउन किया, हमने एक सिचुएशन को क्रॉस किया, उसके बाद धीरे धीरे हम अनलॉक की तरफ बढ़ रहे हैं, सारी चीजें खुल रही हैं और अल्टीमेटली एक देश को मूव करना ही होगा, आपको इकोनॉमिक एक्टिविटीज चलानी ही होंगी। तो मुझे लगता है कि आप थोड़ा ज्यादा प्रिकॉशन, जैसा कि मैं कुछ चीजों से बहुत इत्तेफाक रखता हूं, और वो ये कि वाकई रूरल एरियाज में जिस तरह से आज भी लोग इसको थोड़ा सा सीरियसली नहीं ले रहे हैं, वो अपने आप चिंता की बात है। मैं इसमें आपको भी क्रेडिट देना चाहूंगा, देश की पूरी मीडिया को भी देना चाहूंगा कि शुरू के 2 महीने तो दिन रात सुबह शाम आपने डॉक्टर्स के पैनल इतने बिठाए और सबसे सारी चीजों को कम्युनिकेट कराया कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। अब आ जाते हैं ज्वाइंट कमेटी पर। मैं जो बार बार कह रहा हूं, व्हेन माय फेलो पर्सन सेड दैट आप जो है कहीं ना कहीं, आई एम नॉट पॉलिटिसाइजिंग इट, यू आर पॉलिटिसाइजिंग इट सर। व्हेन यू से तमाम चीजें कि राहुल गांधी जी पहले से कह रहे थे, सर मेरे ही देश की, यानी कि आप ही के देश की तारीफ भी WHO ने की थी, और हम सबसे पहले वाले वो मुल्क हैं जो कहीं ना कहीं प्रिकॉशनरी चीजों को आगे लेकर गए। अब जहां तक बात आपकी ज्वाइंट कमेटी की है, मेरा मानना है कि इसमें ना एक तरीके से अपना एक नाक का इशू नहीं बनाना चाहिए। आप, हमारे पास ऑलरेडी बहुत सारी फंक्शनरी साथ में हैं, मेरे देश के सारे चीफ मिनिस्टर्स, प्राइम मिनिस्टर्स से बात करते हैं। जाहिर है ऐसा तो नहीं है कि वीडियो कॉल सिर्फ इसलिए करते हैं कि एक दूसरे को देखना है, वहां पर कहीं ना कहीं समन्वय भी है, चीजें भी डिस्कस होती हैं, किस राज्य में क्या चीजें होनी चाहिए वो भी डिस्कस होता होगा, आगे क्या रोड मैप होना चाहिए वो भी होता होगा। हाँ, आप इसको ये बार बार इस चीज को आप कर रहे हैं कि ज्वाइंट कमेटी होना चाहिए। मेरा मानना है इस समय हमारे लिए अपने स्तर पर, जैसा कि शुरुआत में आपने कहा था कि सब तमाम एनजीओ जो आगे आना चाहिए, जो कि आ रहे हैं, उनके साथ भी मिलकर सरकार काम कर रही है। और मैं इसमें राजस्थान और उसमें नहीं जाना चाहता, मैं कहता हूं कि पूरे देश को एकजुट होकर आगे बढ़ना चाहिए। अभी तक का जो हमारा रिकॉर्ड रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि केसेस बहुत ज्यादा हैं और बढ़ रहे हैं, डेली टेस्टिंग हमारी लगातार बढ़ रही है, लेकिन इसमें भी आप, और मैं इसमें अपनी ही गवर्नमेंट को क्रेडिट नहीं देता हूं, मैं चैनल पर बैठकर राजस्थान की गवर्नमेंट, छत्तीसगढ़ की गवर्नमेंट, दिल्ली की गवर्नमेंट, सबको क्रेडिट देकर कहता हूं कि हाँ, हम कहीं ना कहीं चीजों को बेटर करने में कामयाब हुए हैं। आगे और भी कोऑपरेशन के साथ चीजें बढ़ेंगी, बेहतर होंगी। शिवम, देखिए मेरा सवाल फिर वही कि आखिर रिजल्ट कब मिलेगा? शिवम, मेरा सवाल फिर वही है कि हम पिछले 4 महीने से लगातार इसे लड़ रहे हैं, हमने 4 महीनों में सीखा क्या है? क्योंकि केसेस अगर बढ़ रहे हैं तो जाहिर सी बात ये हमारी नाकामी है एक तरह से। नहीं, मैं आपको बताता हूं। अगर आप कहते हैं सीखा हमने क्या है, हमने सीखा है अपने देश में पीपीई किट बनाकर उनको आगे बढ़ाना, हमने सीखा है अपने देश में वेंटिलेटर्स की संख्या बढ़ाना, हमने सीखा है कि किस तरह से इम्यूनिटी को बढ़ाया जाए। मेरे ही पैनल में बैठकर मेरे साथ में जितने डॉक्टर्स हैं उन्होंने बताया है कि 10 ऐसी चीजें हो सकती हैं जिनसे आप अपने आप को बचा सकते हैं। हमने सीखा है कि किस तरह से जो मोर्टेलिटी रेट है उसको कम करना है, हमने सीखा है किस तरह से अपने आप को आइसोलेट करना है, हमने तमाम चीजें सीखी भी है, ऐसा नहीं है। और जब आप कहते हैं ये सारी चीजें सीखी लेकिन कोरोना बढ़ता जा रहा है, ये तमाम चीजें सीखी हैं लेकिन कोरोना तो बढ़ता ही जा रहा है। शिवम, कोरोना पर तो ब्रेक नहीं लग रहा है। किसी दिन खबर ये नहीं आ रही कि आज 62,000 केसेस हैं और दूसरे दिन सिर्फ 10,000 या 15,000 केसेस आए।
कोरोना तो बढ़ ही रहा है ना। अबू भाई, मैं उसमें कहना चाहता हूं, आप इसको देख रहे हैं इलेक्शन की तरह कि हमने पूरा चुनाव कंडक्ट कराया और उसके बाद एक दिन रिजल्ट आएगा। रिजल्ट आए हैं, आप देखिए ना, दिल्ली में डेथ रेट कितना था, 30% तक एक बार हम पहुंच गए थे, आज रिड्यूस होकर हम कहां पहुंच गए हैं। आज हमने बेड बढ़ाए हैं, आज हम टेस्टिंग बढ़ा रहे हैं, क्योंकि हमारा एजेंडा ये है पर डे बेसिस पर सारी चीजें बढ़ेंगी, तो कहीं ना कहीं पेशेंट जब डिटेक्ट होकर सामने आएगा तो उसको क्योर किया जाएगा, और इन तमाम चीजों में हम आगे बढ़े हैं। ठीक है, आगा सुल्तान साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, बहुत छोटा सा रिएक्शन सर। मैं कंवर साहब आपके पास आ रहा हूं और प्रोफेसर शमीम आपके पास भी आ रहा हूं जी। मिस्टर शिवम को मैं एक अर्ज करना चाह रहा हूं कि जो भी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज मर गए, दे डाइवर्सिफाइड टू मेकिंग पीपीई किट्स, वेंटिलेटर्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. It is the small scale entrepreneur who has produced the PPE kits और वेंटिलेटर्स, मास्क वगैरह वगैरह. तो इसमें गवर्नमेंट कुछ बनाई नहीं है. ये गवर्नमेंट में हैव गिवन देम द लाइसेंस टू मेक, बट प्राइवेट पार्टनरशिप दे हैव डन अ मार्वेलस जॉब. इसमें क्रेडिट गवर्नमेंट कैसा ले सकती है? एक. दो, देखिए ज्वाइंट एक्शन कमेटी इसलिए हम बार बार कह रहे हैं कि ये पैंडेमिक को लड़ने के लिए सबको इकट्ठा करना है. ये पॉलिटिसाइजिंग नहीं है भाई, ये पॉलिटिसाइजिंग नहीं है, ये यूनिटी है. शोल्डर टू शोल्डर लड़ना है हम लोग. आम आदमी सफर हो रहा है, बेड्स नहीं मिल रहे हैं, वेंटिलेटर्स नहीं मिल रहे हैं, मेडिसिन, ये है आज का प्रॉब्लम. तो अभी भी टाइम है. अगर आज भी हम ना जाग उठे, हुकूमत ना जाग उठी, तो मैं समझता हूं कि ये बढ़ते रहेगा. 60, 70, 2 मिलियन हो, 3 मिलियन, 4 मिलियन बढ़ता जाएगा. सो लेट अस स्टॉप दैट. ठीक है शिवम, बहुत छोटा सा रिएक्शन, कुछ आप कहना चाह रहे हैं? बहुत छोटा सा रिएक्शन शिवम. राहुल गांधी भी कह चुके हैं कि अगर इसी तरह से रफ्तार बढ़ती रही तो आने वाले दिनों में 1 लाख पर डे केसेस होंगे. उनकी ये भी अब भविष्यवाणी आगे मुझे लग रहा है कि अब सच होने वाली है. शिवम सुन पा रहे हैं? ठीक है, मैं लग रहा कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई, शिवम तक आवाज नहीं जा रही है. मैं डॉक्टर कंवर आपके पास आना चाहूंगा. डॉक्टर कंवर, सारी चीजों से हटकर केसेस तो जाहिर सी बात है बढ़ रहे हैं, लोग अपने हिसाब से एहतियात कर रहे हैं, या लोगों में फिलहाल अब इधर हम देख रहे हैं कि डर और खौफ एक तरह से कम हुआ है. लेकिन जो लोगों के जहन में एक सवाल है कि ये वबा खत्म कब होगी, ये पैंडेमिक जो है इसका खात्मा कैसे होगा, ये पूरे तौर से कैसे ये खत्म होगा, कितना वक्त इसमें अभी और लगेगा, लोगों को कितना इंतजार करना पड़ेगा? उससे पहले मैं ये कहना चाहूंगा अभिभावक भाई कि लॉकडाउन बहुत जरूरी था. इस पे भी सवाल उठते रहते हैं, कई पैनलिस्ट इस पे बहस करते हैं कई बार. लॉकडाउन होना बहुत जरूरी था. अगर वो ना होता तो हम हॉस्पिटल्स में पेशेंट्स का इतने तादाद बढ़ जाती कि उनको संभाल नहीं पाते, और हमारे आईसीयूज में वेंटिलेटर्स की और इवन मैन पावर की इतनी किल्लत हो जाती कि डेथ रेट बहुत बहुत ज्यादा हो जाता. सो दैट वाज अ नेसेसरी थिंग, उसके बारे में बहस नहीं करनी चाहिए. दूसरी, द अदर थिंग विच वी आर वेरी क्लियर अबाउट इज कि प्लानिंग कुड हैव बीन बेटर. लॉकडाउन किया, एकदम से किया, probably it was not late, it was not too early, ठीक टाइम पे किया था. लेकिन अगर उस वक्त इंटरनल माइग्रेशन के बारे में कुछ सोचा जाता तो probably would have been better, because that was one single blot in the entire process of implementation of the necessary things that were happening at that time. क्योंकि evolving disease थी, पहली बार था, किसी को अंदाजा नहीं था. 21 दिन के आगे बढ़ गया, क्योंकि वो सोचे थे इनिशियली कि शुरू में हम लॉकडाउन करेंगे तो सब कुछ कंट्रोल में आ जाएगा. ऐसा हुआ नहीं, ना होने की उम्मीद भी लग रही थी. लेकिन ये इंटरनल माइग्रेशन का इशू जो था, इसको के बारे में पहले सोच लेना चाहिए था. लेकिन अब देखा जाए, अगर इस तरीके की कांग्रेगेशन होंगी जैसे अब होके हटी है, और हम अगर पब्लिक भी बिल्कुल खुले में आ जाए जैसे कि होना शुरू हो गया है, तो नंबर्स तो बढ़ेंगे. लेकिन एक बात जरूर अच्छी है कि इतनी ज्यादा हमारी एंटीबॉडी टेस्टिंग, इतनी ज्यादा 1 लाख से ऊपर हमारे कई लाख बल्कि टेस्ट होने शुरू हो गए हैं पर डे. नाउ उसके बावजूद हमारा डेथ रेट नहीं बढ़ रहा उस हिसाब से जितना कि नंबर्स रेशो वाइज बढ़ रहे हैं. सो डेथ रेट धीरे धीरे कम आ रहा है, जो कि एक स्टेज पे पर काफी देर 3.3 के करीब रहा था, अब 2 और 2 से भी कम आ गया है. सो दैट इज ए वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू अंडरस्टैंड. बाकी रही बात कि आगे क्या होगा,
जब जहां जहां आग लग चुकी वहां तो बुझती जा रही है, और मुंबई और दिल्ली जैसी जगह पे अब डिजीज कम हो गई है, लेकिन जो वर्जन इलाके हैं जहां पे डिजीज पहले नहीं थी या कम थी और जहां पे पहले पहुंच नहीं पाई थी, विलेजेस में फॉर एग्जांपल, वहां बढ़नी शुरू हुई है। तो हमें अगर वो जो सक्सेसफुल मॉडल थोड़े बहुत रहे हैं, जैसे दिल्ली ने भी एक मॉडल बनाया है, अगर उसको पहले से ही हम इम्प्लीमेंट करके प्रिवेंटिव एस्पेक्ट्स को लेके चलें तो हम उसको थोड़ा सा कंट्रोल में रख सकते हैं, जरा ज्यादा अच्छा काबू कर सकते हैं। और इम्प्लीमेंटेशन प्लानिंग करना बड़ा जरूरी है। अच्छी बात है, मीटिंग्स हुई, सब कुछ हो रहा है, लेकिन उसकी इम्प्लीमेंटेशन द ग्राउंड इज समथिंग विच इज सो इम्पोर्टेंट। नाउ आगे क्या होने वाला है? वैक्सीन की इंतजार हो रही है। अब चाहे इस साल के आखिर में आए, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में, या के अगले साल के शुरू में आए, अमेरिका हैज बिन आफ्टर इट लाइक एनीथिंग, क्योंकि वो चाहते हैं कि इलेक्शन से पहले वैक्सीन आ जाए और सब अमेरिकन को वैक्सीन मिल जाए। ट्रंप इज गोइंग वेरी आई मीन स्ट्रांगली इन फेवर ऑफ दैट। मॉडर्ना वहां पे है वैक्सीन, एक और वैक्सीन है जो फाइजर की कोलैबोरेशन में बन रही है, इधर ऑक्सफोर्ड की बन रही है, चाइना में 3-4 कंपनियां बना रही हैं। सो मतलब यह है कि फेज 3 ट्रायल्स कई कंपनियों के शुरू हो चुके हैं। जब वैक्सीन आ जाएगी तब ये देखना जरूरी होगा कि वैक्सीन कितने परसेंट पेशेंट्स को लोगों को बचा पाती है इस डिजीज से। नंबर 2, वैक्सीन का असर कितनी देर रहता है। नंबर 3, वैक्सीन के साइड इफेक्ट्स कोई कहीं ज्यादा तो नहीं है कि शुरू में साइड इफेक्ट्स होने शुरू हो जाएंगे तो वो भी कामयाब नहीं समझी जाती। सो ये सारी चीजें आगे डिटरमिन करेंगी कि ये अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में हमें क्या मिलने वाला है। और तब तक तो जहां जहां डिजीज नहीं पहुंची वहां पहुंचेगी, उसको अपने आप को बचाना बहुत जरूरी है। डेथ रेट कम हो रहा है, दिस इज ए वेरी गुड न्यूज। और बाकी एक इंटरनल इम्यूनिटी होती है जिसको हम हर्ड इम्यूनिटी कहते हैं, वो धीरे धीरे बढ़ती चली जा रही है। जी। जैसे दिल्ली में एंटीबॉडी टेस्टिंग पे पता चला कि तकरीबन 23% लोगों में हर्ड इम्यूनिटी हो गई। इसी तरीके से जैसे टाइम बढ़ता जाएगा हर्ड इम्यूनिटी बढ़ती जाएगी। एक बार हर्ड इम्यूनिटी 60-65% क्रॉस कर जाएगी तो हम डिजीज को कहेंगे कि बड़े पूरे तरीके से हमारे कंट्रोल में आ गए। सो ये है सारे सिचुएशन सोचने वाली। लेकिन एक खतरा तो भी फिलहाल बना हुआ है, खतरा बना हुआ और एहतियात, जैसा कि बार बार मैं कह रहा हूं और तमाम पैनलिस्ट या डॉक्टर्स जो बैठे हुए हैं, यही एक मशवरा है कि सिर्फ एहतियात से ही बचा जा सकता है। मैं प्रोफेसर मोहम्मद शमीम साहब आपके पास आना चाहूंगा। शमीम साहब, मेरे 2 सवाल हैं, क्योंकि खुद आप कोरोना से मुतासिर हुए और उससे जंग जीत कर दोबारा से लौटे हैं। अभी भी बहुत से लोगों के जहन में एक चीज यही होती है कि जिसे कोरोना हो गया, कोरोना ने जिसे पकड़ लिया तो उसका टिकट कट जाएगा, मतलब बचना नहीं है। ज्यादातर लोग यही अभी भी सोचते हैं, यही डर लोगों में है। और दूसरा मेरा सवाल कि ऐसे लोगों को आप क्या कुछ मशवरा देंगे शमीम साहब? और इसके अलावा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का जो मेडिकल कॉलेज है, जेएनएमसी की अगर हम बात करें तो वहां पर किस तरह से काम हो रहा है इस कोरोना को लेकर? हाँ, सबसे पहले जो आपने सवाल पूछा कि जो मुझे कोरोना पॉजिटिव हुआ था, देखिए जैसा कि मालूम है, आप लोगों को मालूम हुआ कि 95% पेशेंट एसिम्टोमेटिक होते हैं या माइल्ड सिम्टम्स होते हैं उनको। वो घर पे ही आइसोलेशन में रह के 1 वीक बाद ही अपना काम काज शुरू कर सकते हैं। मेरा भी केस ऐसी था, माइल्ड सिम्टम्स थे मुझे, 1-2 दिन से थे, तो हमने चेक करवाया, उसमें पॉजिटिव आया। उसके बाद होम आइसोलेशन में रहा मैं 1 हफ्ते 10 दिन, उसके बाद नेगेटिव हो गया मेरा एंड आई वेंट बैक टू माई वर्क। तो सब मेरा जो मैसेज यही है कि अगर आपका पॉजिटिव आ रहा है प्लीज़ डोंट पैनिक, क्योंकि मेरा तो खैर बहुत ही अल्लाह का शुक्र है माइल्ड केस था, लेकिन जो बहुत ही मॉडरेट सीवियर केसेस भी आ रहे हैं दे आर ऑल्सो रिकवरिंग। ऐसा नहीं है कि एक बार आपने को पॉजिटिव रिपोर्ट दे दी आपका डेथ सर्टिफिकेट कट गया, ऐसा नहीं है। सीवियर केसेस भी, पेशेंट जो आते हैं सीवियर केसेस वाले भी, दे आर ऑल्सो रिकवरिंग। सो दे नो नीड टू पैनिक अगर आपका कोविड पॉजिटिव आ रहा है। दूसरा सवाल आपका कि जो मेडिकल कॉलेज हमारा टर्शरी केयर सेंटर है, जो कि करीब 60 किलोमीटर रेडियस के जितने भी छोटे बड़े शहर हैं उनको कैटर कर रहा है। तो हमारे अभी तक 50,000 टेस्ट हो चुके हैं कोविड के, और हमारा जो सेंटर है यहाँ पे मोर देन 500 पेशेंट ट्रीट होकर जा चुके हैं वापस। और हम लोग ने अब प्लाज्मा थेरेपी भी शुरू कर दी है यहाँ पे, और जो भी बेस्ट पॉसिबल ट्रीटमेंट होता है वो हम लोग दे रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट।
कोई पेशेंट से कोई यहाँ तक कि उनका खाना पीना सब फ्री ऑफ कॉस्ट है, यहाँ तक कि ट्रीटमेंट वगैरह कोई वी आर नॉट चार्जिंग बिकॉज इज अ गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट हॉस्पिटल। तो यही मेरा मैसेज यही है कि अगर किसी का पॉजिटिव आ रहा है तो आप आइसोलेट हो जाइए। अगर माइल्ड सिम्टम्स हैं तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गाइडलाइंस आ चुकी हैं कि एसिम्प्टोमेटिक और माइल्ड सिम्टम्स वाले पेशेंट होम आइसोलेशन में कुछ अंडरटेकिंग देनी होती है उनको, उसको अंडरटेकिंग को भर के और अपने होम में, क्योंकि होम आइसोलेशन इज़ बेटर, क्योंकि एक सोशल वो एक इमोशनल वो भी रहता है, घर के अंदर रहता है पेशेंट जो है, तो उसको करके आप होम आइसोलेशन रहिए एक हफ्ते बाद रिपीट टेस्ट करवाइए, नेगेटिव है आज का फ्री है। बिल्कुल, यानी डरने की जरूरत नहीं है, एहतियात कीजिए और जो डॉक्टर आपको बता रहे हैं उस हिसाब से आपको चलना है, सिर्फ एहतियात बरतनी है ज्यादा से ज्यादा, जब भी कोरोना को शिकस्त दे सकते हैं। शिवम, मेरा एक लास्ट सवाल कि अब सरकार के सामने बहुत बड़ा चैलेंज है और इसमें तन मन धन हर तरह से सरकार को एक तरह से लगना पड़ेगा, क्योंकि केसेस बढ़ते जा रहे हैं, लोगों में डर बढ़ता जा रहा है। बिल्कुल सही अबू भाई, मैं एक चीज आपको कहना चाहता हूं कि सरकार तन मन धन हर तरीके से इस देश की जनता के साथ है। जहां से हमने शुरू किया और जहां हम पहुंच गए हैं, चाहे वो टेस्टिंग का मामला, लेकिन अपोजिशन को ये क्यों नहीं दिख रहा है? कांग्रेस को, राहुल गांधी जी को क्यों नहीं दिख रहा है? उन्होंने तो काफी पहले कह दिया था कि 20 लाख केसेस होंगे और देखिए हो गए। देखिए, फिर तो उनको संज्ञा आप WHO से भी बड़ी दे दीजिए, क्योंकि WHO हैज आल्सो फेल्ड मिजरेबली। उन्होंने भी तमाम तरीके के दावे किए थे कि ये कम्युनिटी स्प्रेड नहीं होता और तमाम तो अपोजिशन को तो कम से कम कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए ना, अपोजिशन भी आपके साथ हो इस लड़ाई में, सबको मिलके ही लड़ना है ना। आप मुझे एक चीज बताइए, इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर कौन होता है? जिसको वोट मिली होती है। वहां पर तो बीजेपी कांग्रेस नहीं देखा जा रहा है, सब मिलकर बैठकर साथ बात कर रहे हैं। और अगर आपका इशारा राहुल गांधी की तरफ है कि उनको बुला लिया जाए या फिर उसमें एक ज्वाइंट कमेटी बनाई जाए, मेरा आपसे कहना है, आप तो खुद जो विपक्ष की अगर मैं बात करूं, उनके खुद के सेंटिमेंट देख लीजिए। आप जो अपनी वीडियोज की खेप जारी कर रहे थे पिछले दिनों चाइना को लेकर, उसी के साथ कम से कम 1-2 बार अपने कार्यकर्ताओं को, इस राष्ट्र को भी, नेशन को भी एड्रेस कर देते। आपने कोई देखा है सोनिया जी ने कोई नेशन को एड्रेस किया हो, राहुल जी ने कोई किया हो? खेप आ रही है 1-1 मिनट का वीडियो बनके डेली चाइना के ऊपर। मैं सम्मान करता हूं, आप लेकिन कोरोना का, शिवम, कोरोना का जो खतरा, इसमें तो सबको मिलकर लड़ना पड़ेगा, क्योंकि केसेस बढ़ते जा रहे हैं। इस पर पॉलिटिक्स ना हो, पॉलिटिक्स से ऊपर उठकर, सियासत से ऊपर उठकर ही अब इसमें सबको मिलकर लड़ना पड़ेगा। और जो तमाम डॉक्टर्स, जो माहिरीन मेरे साथ बैठे थे, जिन्होंने जो चीजें बताई हैं, जिस एहतियात के बारे में बार बार कहा जा रहा है कि आप मास्क का इस्तेमाल कीजिए, घरों में अगर जरूरत बहुत ज्यादा तभी निकलिए, वरना अपने घरों में रहिए, तो एहतियात से ही, क्योंकि जिस तरह से हमारे डॉक्टर या माहिरीन बता रहे थे कि वैक्सीन आने में अभी वक्त लग सकता है और जब तक वैक्सीन नहीं मिलता है, दवा नहीं आती है, तो सिर्फ एहतियाती ही सबसे बड़ा हथियार कोरोना के खिलाफ है और एहतियात से ही हम कोरोना को शिकस्त दे सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर MS कंवर साहब, आगा सुल्तान साहब, प्रोफेसर मोहम्मद शमीम साहब, मोहम्मद अब्दुल रफीक साहब और शिवम त्यागी जी, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया प्राइम डिबेट में जुड़ने के लिए। आदाब।